प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने लोकतंत्र के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज हम लोकतांत्रिक शासन के जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार बताए गए हैं, इनकी हमने कल थोड़ी बहुत चर्चा भी की थी। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या इसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं। इसमें जनता जो होती है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जो प्रभुत्व शक्ति होती है उसका पूर्ण प्रयोग करती है। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता ही उस राज्य पे या उस राज्य की जो प्रभुत्व यानी समस्त जो शक्ति है उसका पूर्ण प्रयोग करती है जनता ही। जनता इसमें अपने प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, स्वयं इसमें जनता ही इस शक्ति का प्रयोग करती है। जनता ही सरकार या कानूनों का निर्माण करती है, उनके ऊपर नियंत्रण करती है तथा जितने भी जो कार्यवाहक हैं, कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनको पदमुक्त करती है। ये सारी शक्तियाँ जनता के हाथ में होती हैं। ऐसे लोकतंत्र को प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसी व्यवस्था जो थी वो प्राचीन काल में यूनान के राज्यों में इस व्यवस्था को लागू कर रखा था, लेकिन वर्तमान में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटीनों में यानी 5 प्रांतों में ये ऐसी व्यवस्था आज भी पाई जाती है। ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है इस ऐसी व्यवस्था जो है वो छोटे राज्यों में और जिन कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था लगाई जाती है। लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्था जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में पाई जाती है। कैंटीन कह दो या 5 प्रांत कह दो। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र। ठीक है, अब देखो दूसरा जो प्रकार है इसका ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह दो या प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, इसमें ये वर्तमान में विश्व के अधिकतर देशों में इस प्रकार की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाई गई है। ठीक है ना, इसमें इसका उल्टा है। इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है यानी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। ऐसी व्यवस्था में जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो उनके द्वारा जनता प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। कहने का मतलब इसमें तो जनता स्वयं उस क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करती है, वहाँ कानून बनाती है, कानूनों का नियंत्रण करती है, सरकार बनाती है उसके ऊपर नियंत्रण करती है,
सरकार में जो भी कार्यवाहक या काम करने वाले जो भी अधिकारी होते हैं उनको पद मुक्त भी जनता ही करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें जनता स्वयं शक्ति का प्रयोग नहीं करती है। प्रत्यक्ष का जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, ठीक है, उस शक्ति का प्रयोग करती है। इसमें कहने का मतलब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार की व्यवस्था है जो जिसको अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था या प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है इसको कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषा के अनुसार इसको समझाया है। जिस प्रकार से देखो डायसी के अनुसार, डायसी ने प्रतिनिधि लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है वो किस प्रकार से दी है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासित होता है। कहने का मतलब डायसी के अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें अधिकांश जो उस राज्य का जो भाग है वो अधिकांश भाग ही इसका शासक होता है, ठीक है ना। यानी इसमें संपूर्ण जनता का भाग होता है, ठीक है। डायसी ने लोकतंत्र को की परिभाषा दी है, वो किस प्रकार से दी है देखो। लोकतंत्र शासन का वह रूप है, वह व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासित होता है, ठीक है। दूसरी देखो ब्राइस के अनुसार, लॉर्ड ब्राइस ने प्रतिनिधि लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है वो किस प्रकार से दी है। इसके अनुसार देखो लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासक शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं बल्कि संपूर्ण यानी पूरे समाज में, यानी संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। कहने का मतलब ये किसी वर्ग में ब्राइस के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वो किसी वर्ग या किसी व्यक्ति में न होकर के संपूर्ण समाज में इसकी शक्ति निहित होती है। ये ब्राइस के अनुसार इसकी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की परिभाषा है, ठीक है ना। तीसरी परिभाषा देखो सीले के अनुसार, सीले ने किस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की परिभाषा दी है। सीले के अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। सीले ने कहा है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था वो होती है जिस शासन में प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति इस शासन में उसकी भी भागीदारी हो। इस प्रकार को प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की परिभाषा दी है, ठीक है ना। अब देखो सबसे सुंदर और लोकप्रिय जो परिभाषा है ये अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। इसने देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या परिभाषा दी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अब्राहम लिंकन की सबसे लोकप्रिय परिभाषा है, ठीक है ना। यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए। कहने का मतलब अब्राहम लिंकन कहता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता का शासन है, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन है, यानी प्रतिनिधियों को चुन करके सरकार बनाती है। और जो सरकार बनती है वो जनता के लिए यानी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है, ठीक है ना। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसकी ये मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब देखो हम प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं इनके बारे में जानेंगे, ठीक है।
ये जो परिभाषा दी है इन्हीं में से इनकी विशेषता है। कैसे देखो, पहली विशेषता जनता का शासन, ये हमने पहले परिभाषाओं में भी पढ़ लिया है कि जनता का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो जनता का शासन है, ये इसकी पहली विशेषता है, जनता का शासन। ठीक है, अब देखो शासन की वह एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। कैसे होता है देखो, जनता का अर्थ संपूर्ण जनसमूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से है। ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये पूरा का पूरा जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो जनता का शासन। ठीक है, दूसरा देखो जनता द्वारा निर्मित शासन, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को का निर्माण या निर्मित कौन करती है, जनता करती है। ठीक है, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कैसे देखो, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण कौन करती है, जनता करती है। ठीक है, ये क्या कैसे करती है देखो, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार या शासन चलाते हैं। ठीक है, सरकार का निर्माण करते हैं, तो ये इसकी दूसरी विशेषता है। ठीक है, तीसरा देखो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, यानी लोकतंत्र की जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों होता है, क्योंकि निर्माण कौन करती है, जनता ही करती है, तो जनता इसका निर्माण करती है तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, जैसे मान लो अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता के द्वारा, यानी जनता चुन गई, ठीक है, और जनता के लिए, तो यहाँ ये जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार बनने के बाद जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो जनता अगले आने वाले 5 साल में उस सरकार को गिरा सकती है, इसीलिए ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कैसे देखो, लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, उनके जनमत का सम्मान नहीं करती है, यानी जनता का सम्मान नहीं करती है, तथा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती है, तो जनता उसे बदल भी सकती है। ठीक है, अगला देखो, चौथी जो इसकी विशेषता है, लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है ना, इसमें लोकतंत्र को साध्य न मान करके एक साधन माना है। कैसे माना है देखो, लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता, बल्कि शासन को एक साधन माना जाता है। लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। कैसे देखो, लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी जो गरिमा है या गौरव है उसकी रक्षा करती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखना। ठीक है, दूसरा व्यक्ति का जो सभी सार्वजनिक जो हित हैं उनकी वृद्धि करना, ये दोनों चीजें इसको साधन में माना गया है, इसलिए इसको साध्य नहीं माना गया है। ठीक है, पांचवी देखो, लोकतंत्र एक विकासशील शासन है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि लोकतंत्र का प्राचीन में व्यक्तिवादी लोकतंत्र नाम था, उसके बाद में उसका नाम चेंज होकर के आधुनिक काल में उदारवादी लोकतंत्र हो गया। ठीक है ना, फिर देखो पश्चिमी क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति होने के कारण लोकतंत्र को पश्चिमी लोकतंत्र नाम दिया गया। मार्क्सवादी ने इसको पूंजीवादी नाम दे दिया गया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब विकासशील, यानी इसने अपने विकास को जारी रखा। इसके अलावा देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है इसको पहले प्राचीन काल में केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता तथा संविधानवाद को ही माना गया था लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, उदारवादी लोकतंत्रों की मान्यता थी कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को समानता दे, समान न्याय दे, संविधान के अनुसार लोकतंत्र होना चाहिए, ये था। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद में इसके साथ साथ समानता, न्याय, संविधानवाद, इसके साथ साथ इसको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी कहा गया है। ठीक
ठीक है, इसमें इसको बदला गया। उसके बाद में देखो लोक कल्याणकारी, ठीक है ना, शासन भी बताया गया लोकतंत्र को कि ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र को एक विकासशील शासन भी कहा गया। किस प्रकार से देखो, प्रारंभ में ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया, तथा वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया। ठीक है, अब लोकतंत्र में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन पर ही बल दिया गया था पहले। अब इसमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ठीक है, इस प्रकार लोकतंत्र के विकास में उनके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की गई। इस प्रकार से ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार तथा इसकी विशेषताओं का आज हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है। धन्यवाद।